हेलो गाइस, वेलकम इन द एडिक्शन आईएएस क्लासेस। तो इंडो चाइना पे मैंने एक और वीडियो बनाने की सोची है। ये वीडियो आपको करंट सिनारियो से भी कनेक्ट करता है और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी हम इसमें देखेंगे। आज हम इंडियन गवर्नमेंट के ऐसे 3 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल से संबंधित है। और अगर इंडिया ने चाइना के साथ ये 3 डिप्लोमेसी गलतियां न की होती तो आज इंडिया का एक अलग ही वजूद होता। विश्व के शक्ति संपन्न देशों में और हमारा पड़ोसी देश चीन किसी तरह से हम पर दादागिरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो चलिए बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के उन 3 मिस्टेक्स के बारे में, उन 3 डिप्लोमेसी मिस्टेक्स के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट की अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में हुई थी। Because it is very important to know that what we have learned from our past. First mistake of India. 20 अक्टूबर 1962 का वह दिन जब भारत चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध लगभग 1 महीने तक चला। 10 से 20 हजार सैनिक और 80 हजार चीनी सैनिक शामिल हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये युद्ध ही क्यों हुआ। भारत का मानना है कि युद्ध चीनी आक्रमण के बाद शुरू हुआ था, जबकि चीन का कहना है कि युद्ध भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी के चलते हुआ, जिसके तहत चीन के दावे वाले क्षेत्रों में सैन्य चौकियां बनाई जा रही थीं। ईरान में भारत के पूर्व राजदूत आर.एस. काल्हा ने एक लेख में लिखा है कि इस बात को साबित करने के लिए कई दस्तावेज है कि युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि चीन भारत को सबक सिखाना चाहता था। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस के लिए अपने एक लेख में आर.एस. काल्हा लिखते हैं कि माओ त्से तुंग ने इसी सोच की पुष्टि की जब उन्होंने 1964 में एक नेपाली प्रतिनिधिमंडल को बताया कि भारत और चीन के बीच बड़ी समस्या मैकमोहन रेखा नहीं बल्कि तिब्बत का सवाल था। चीन ने तिब्बत को साल 1951 में अपने नियंत्रण में ले लिया था, जबकि साल 1938 में खींची गई मैकमोहन लाइन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 1950 में चीन ने हजारों की संख्या में सैनिक भेजकर तिब्बत का एनेक्सेशन किया तो क्या भारत इसको रोक सकता था? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत उस समय इतना कैपेबल या आत्मनिर्भर नहीं था, क्योंकि उसने तुरंत ही अपने आप को रिकवर्ड किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। तो भारत की मिलिट्री उस समय उतनी एडवांस नहीं थी। हाँ, एक कंट्री ज़रूर ऐसा था जो चीन द्वारा तिब्बत पे किए जाने वाले इस एनेक्सेशन को रोक सकता था। यस, नन अदर देन यूएसए। अगर यूएसए चाहता तो चीन को रोक सकता था एनेक्सेशन की इस प्रक्रिया के तहत, लेकिन यूएसए डायरेक्ट इस मैटर में पड़ना नहीं चाहता था। उस समय के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडिया को यूएस अलाइंड कंट्री बनने की बात कही, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस डिसीजन को लेने में उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि आखिर इंडिया को किस खेमे में होना चाहिए। जॉन एफ कैनेडी ने भारत को एक न्यूक्लियर पावर देने का भी वायदा किया और भारत को न्यूक्लियर वेपन बनाने के राह पे भी कहा कि वो उसे मदद करेगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि भारत न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का पक्षधर नहीं है और इंडिया एक नॉन अलाइंड कंट्री बनना चाहता है। यहाँ भारत से भारी गलती हो गई, जिसके कारण 1962 की इंडो चाइना वार में हमने लद्दाख के और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों से पीछे हटना पड़ गया। लेकिन कैनेडी का ये प्रस्ताव इंडो चाइना वॉर 1962 में से पहले का था, जिसे अगर प्रधानमंत्री नेहरू ने मान लिया होता तो उस समय भारत की जो पावर है, मिलिट्री पावर है, वो कहीं ज़्यादा कैपेबल होती और सशक्त होती। बहरहाल 1964 में जब युद्ध खत्म हो चुका था तो चीन ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण की तैयारी करने में लगा था। लेकिन अगर पंडित
नेहरू यूएस प्रेसिडेंट की बात मानते तो शायद भारत एशिया का पहला परमाणु संपन्न देश बन सकता था। इस बात की जानकारी हमें कई न्यूज़पेपर से मिलती है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स। इन सब से हमें पता ये चलता है कि केनेडी के ऑफर को किस तरह पंडित नेहरू ने एज्यूम नहीं किया था, उसे ठुकरा दिया था, जबकि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में केनेडी पूरी तरह भारत का साथ देना चाहते थे। लेकिन गलतियों का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। युद्ध से पूर्व जो डिप्लोमेसी गलतियां थी वो तो थी ही, युद्ध के दरमियान भी कई गलतियां की गई। जब देश युद्ध के कगार पर था तब नेहरू एवं तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन 17 सितंबर 1962 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क गए थे और 30 सितंबर 1962 को भारत लौटे थे। 12 अक्टूबर 1962 को पंडित नेहरू फिर कोलंबो चले गए एवं 16 अक्टूबर 1962 को लौटे थे। यहाँ तक कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल कौर 2 अक्टूबर तक छुट्टियों पर कश्मीर में थे, जबकि डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की यात्रा पर थे। मतलब देश पूरी तरह से चीनी दुश्मनों से घिरा हुआ था और भारत की ऑल इन ऑल गवर्नमेंट को इसको कानो कान खबर तक नहीं हो पा रही थी। भारत के पूर्व राजदूत काल्हा का कहना है कि 1962 का चीन का हमला इतना सुनियोजित था कि ये समझने के लिए आपको सिर्फ एक तथ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चीनी हमला सीमा के सभी सेक्टर में एक समान शुरू हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को 5 बजे भारतीय समयानुसार, जो बीजिंग के समय से पूरी तरह से मेल खाता है, हमला सही समय पर किया गया था। एक तरफ देश की सीमाओं पर चीन द्वारा फुल प्रूफ तैयारी करके हमले किए जा रहे थे, दूसरी तरफ देश की ऑल इन ऑल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नेहरू, डिफेंस मिनिस्टर मेनन एवं चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ जनरल कौर को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। ये हम नेहरू के गवर्नमेंट के सिस्टम फेल्यूर के बारे में साबित कर सकते हैं, जिससे देश में कई दशक तक आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी द्वारा इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स का जो ऑफर दिया गया है उसके बारे में इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी महाराजा कृष्णा रासगोत्रा ने अपनी बुक ए लाइफ इन ए डिप्लोमेसी में लिखा है। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक और भूल की गई थी युद्ध के दरमियान। भारत चीन युद्ध के बारे में इस बात का जिक्र खूब होता है कि वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। भारत की हार का कारण 1 महीने तक चला लंबा युद्ध केवल भारतीय थल सेना ने ही लड़ा था। निश्चित तौर पर अगर वायुसेना का इस्तेमाल किया जाता तो चीन के साथ हमारी जो अभी की सिचुएशन है उसमें ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव आया रहता। रिटायर्ड एयर कमांडर रमेश फरके अपने एक लेख में लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल SSP थोराट ने कृष्ण मेनन को सीमा पर सेना की ज़रूरत के बारे में योजनाएं दिखाई थी, लेकिन कृष्ण मेनन का मानना था कि यह डर पैदा करने वाला तथ्य है और इसे प्राइम मिनिस्टर नेहरू के सामने नहीं लाया जाए। यह निश्चित तौर पर एक निर्मम और अनैतिक भूल थी। सेकेंड मिस्टेक ऑफ इंडिया। भारत की दूसरी भूल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई। निश्चित तौर पे वाजपेयी सरकार एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, लेकिन जून 2003 में भारत ने आधिकारिक रूप से मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात के बाद भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का अंग मान लिया था। वाजपेयी जियांग जेमिन की वार्ता के बाद चीन ने भी भारत के साथ सिक्किम के रास्ते होते हुए व्यापार करने की शर्त मान ली थी। तब इस कदम को यूं देखा गया कि चीन ने भी सिक्किम को भारत के हिस्से के रूप में मान लिया है।
यानी जो क्षेत्र भारत का ऑलरेडी था उसे हमें वैधानिकता लेनी पड़ रही है चीन के तरफ से कि वो मान ले कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। अपनी इस भूल की सुधार के लिए उस वक्त के वाजपेयी सरकार ने ये कहा था कि पूरे तिब्बत को ये मान्यता नहीं दी जा रही है कि वो चीन का हिस्सा है। 2003 में द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे आप इस लेख को पढ़ सकते हैं जहां लिखा है इंडिया रिकॉग्नाइज्ड तिब्बत एज ए पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन फ्रेंड्स, देखने वाली बात यह है कि चीन ने हमेशा से तिब्बत को अपना एक पार्ट माना है। चीन को कभी उसने ऑटोनॉमस रीजन नहीं समझा है और यही हालात आज भी बरकरार है, आज भी बने हुए हैं। 2003 में वाजपेयी सरकार ने ऑटोनॉमस रीजन को भी चीन का हिस्सा मान लिया था और ये भारत की एक बहुत बड़ी भूल थी जिसने कहीं न कहीं चीन को ये सह दिया कि वो तिब्बत को अपना एरिया समझ सके। अब आप पूछोगे कि तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि 1950 के बाद जब चाइना ने तिब्बत का एनेक्सेशन किया था तो उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे, जिसे चीन ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बना दिया। सिर्फ एक पार्ट जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन था, सिर्फ उसे ही ऑटोनॉमी की मान्यता दी और यही वाजपेयी सरकार ने इसे चीन का हिस्सा मान लिया। ये एक ब्लंडर मिस्टेक था जो 2003 से पहले इंडिया ने इस क्षेत्र को तिब्बत का हिस्सा माना था, लेकिन 2003 के चाइनीज़ जो समिट हुए थे उसके बाद भारत ने इन कब्जाए हुए क्षेत्रों को चीन का हिस्सा मान लिया। इसलिए 2003 के बाद चीन सिर्फ उस क्षेत्र को तिब्बत मानता है जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन नाम के से जाना जाता है। और इस गलती की वजह से चीन के इस अनैतिकता को बर्दाश्त करता हुआ भारत आगे बढ़ता आ रहा है। थर्ड मिस्टेक ऑफ इंडिया। तो इन सब के बाद चलिए समझते हैं हम करंट सिनारियो को। मोदी सरकार के कार्यकाल में यहाँ अगेन हमसे एक गलती हो गई। हमने फिर हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा, जबकि हम यह मानते हैं कि चीन हमेशा साम्राज्यवादी पॉलिसी का प्रतिपादक करता रहा है और हमारी गलती यहाँ बस यही रही है कि हमने हमेशा अपीसमेंट पर ध्यान दिया। चीन चाहे जो भी करे, हम बस उसे बर्दाश्त करते रहें और अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दें, जबकि होना ये चाहिए था कि हमारी अपीसमेंट वाली छवि न होकर एग्रेशन वाली छवि होनी चाहिए थे टुवर्ड्स ए चाइना। चाइना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट उन टेरर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता रहा जो भारत पर बार बार पाकिस्तान की तरफ से होता रहा है। हमारी तरफ से बार बार इनफॉर्मल समिट्स भी होते रहे। हमारा जो इनफॉर्मल समिट्स था, वुहान समिट्स, उसके बाद तमिलनाडु समिट्स हुई और जिनपिंग को ऐसा वेलकम किया गया जैसे चाइना इज़ अ वेरी फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, जबकि उनको उसी टाइप का वेलकम देना चाहिए था जैसा कि हमने जस्टिन ट्रूडो का किया था। कोविड-19 का केस ही देख लीजिए। जब तक यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की मिस हैंडलिंग का इल्ज़ाम चीन पे नहीं लगाया, तब तक इंडिया ने भी इसके अगेंस्ट कोई भी सवाल नहीं उठाया। इंडिया ने तब अपना एग्रीगेशन दिखाया जब गलवान घाटी में 20 इंडियन सोल्जर्स की मृत्यु हो गई। तब जाके इंडिया ने डिसाइड किया कि चाइना के साथ अलाइंड पॉलिसी को नहीं अपनाया जा सकता। हमें चाइना से उसी लैंग्वेज में बात करना चाहिए थी जो लैंग्वेज वो समझता है, यानी हमें उससे अपीसमेंट नहीं बल्कि एग्रीगेशन दिखाकर अपना काम करवाना चाहिए था। तो वेल फ्रेंड, इट वाज द 3 मिस्टेक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट जो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के कार्य। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक यू।